गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज निधि। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे आपके हिंदी व्याकरण की बुक का चैप्टर नंबर 1। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 1, भाषा, लिपि व व्याकरण। भाषा मीन्स लैंग्वेज, लिपि मीन्स स्क्रिप्ट, व्याकरण मीन्स ग्रामर। ओके, इस चैप्टर में हम जानेंगे भाषा क्या होती है, उसका हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है और भाषा के कितने प्रकार होते हैं। ओके, और भाषा के साथ लिपि और व्याकरण का क्या रोल है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं भाषा। भाषा क्या होती है? अपने मन के भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन या माध्यम होती है। या हम कह सकते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने भावों को प्रकट कर दूसरे व्यक्ति को समझाता है। ठीक है, हमने क्या जाना? भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को दूसरे व्यक्ति तक प्रकट करता है, जिसे दूसरा व्यक्ति सुनकर या पढ़कर समझ लेता है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, यहाँ पर दो फ्रेंड्स आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? आइए पढ़ते हैं। अजय ने विशाल से कहा, आज विद्यालय के मैदान में क्रिकेट का मैच था। हमने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को 125 रनों से हरा दिया। दैट मीन्स यहाँ अजय और विशाल आपस में बातचीत कर रहे हैं। किस बारे में? विद्यालय में जो उनके क्रिकेट मैच हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को 125 रनों से हरा दिया। ओके, तो इसमें अजय और विशाल ने अपने विचारों का आदान प्रदान किसके माध्यम से किया? भाषा के माध्यम से। भाषा की ये कौन सा रूप है? मौखिक रूप। नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं एक गर्ल अपने भाव और विचारों को किस माध्यम से प्रकट कर रही है? पत्र लिखने के माध्यम से। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। आज पूजा बहुत उदास है। उसकी मम्मी एक सप्ताह से उसके नाना के घर गई हैं। वह मम्मी को शीघ्र लौट आने के लिए पत्र लिख रही है। आपने क्या जाना? यहाँ पर जो पिक्चर में आप गर्ल देख रहे हैं उसका नाम क्या है? पूजा। वो आज बहुत उदास है और वो अपनी मम्मी को अपने नाना जी के यहाँ से जल्दी बुलाने के लिए क्या लिख रही है? पत्र। तो पत्र हमारा कौन सा माध्यम हुआ? लिखित माध्यम हुआ। नेक्स्ट, पत्र पूजा की मम्मी को मिला। पत्र पढ़कर मम्मी भी बहुत उदास हो गई। जो पूजा ने अपनी मम्मी के लिए पत्र लिखा था वो पत्र मम्मी को मिला और उसे पढ़ने के बाद मम्मी जी क्या हो गई? उदास हो गई। तो आपने पहले चित्र में क्या देखा? तो दोस्त अपने विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार कर रहे थे? बोलकर। और जिसमें एक बोल रहा था और दूसरा सुन रहा था। अजय ने अपने विचार बोलकर व्यक्त किए थे, विशाल ने उसके विचारों को सुनकर ग्रहण किया था। सेकंड पिक्चर में आपने क्या देखा था? पूजा ने अपनी मम्मी को पत्र लिखा था। तो उसने पत्र किस माध्यम से लिखा? भाषा के माध्यम से। और वो कौन सा रूप था भाषा का? लिखित रूप। तो लिखकर व्यक्त की उसने बातें अपनी और मम्मी ने उसकी बातों को पढ़कर समझा। इस प्रकार हम कह सकते हैं हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं, दूसरे की बात सुनकर या पढ़कर समझते हैं। ऐसा हम भाषा के द्वारा करते हैं। दैट मीन्स अगर कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो दूसरा व्यक्ति उन्हीं विचारों को सुनकर समझता है, और अगर व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करेगा तो दूसरा व्यक्ति उन्हीं विचारों को पढ़कर समझेगा। ठीक है, आइए अब जानते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा विचारों के आदान प्रदान का वह साधन है जो लिखने अथवा बोलने में प्रयोग में लाई जाती है। अर्थात भाषा किसका साधन है? विचारों के आदान प्रदान का, जिसको किस रूप में उपयोग कर सकते हैं? लिखने या बोलने में। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। क्या आप जानते हैं भाषा के कितने प्रकार होते हैं? नहीं? ओके, भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला मौखिक भाषा, सेकेंड लिखित भाषा, थर्ड सांकेतिक भाषा। ठीक है, जो हमारे फर्स्ट है मौखिक भाषा, उसी को हम कथित भाषा भी कहते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम मौखिक भाषा के बारे में जानते हैं। मौखिक भाषा या फिर ओरल लैंग्वेज, जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तथा सुनकर दूसरे के विचार को समझते हैं तो यह भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को केवल बोलकर प्रकट करे तब भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? मौखिक भाषा कहलाएगा। इसको हम कथित भाषा भी कहते हैं और इसको हम प्रारंभिक भाषा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कोई भी जब बच्चा होता है वो सबसे पहले बोलना सीखता है या लिखना सीखता है? केवल बोलना सीखता है ना। किसके माध्यम से? अपने परिवार के आस पड़ोस के सदस्यों को देखकर, उनकी बातों को सुनकर समझकर सबसे पहले वो बोलना ही सीखता है, इसलिए इसको प्रारंभिक भाषा भी कहते हैं। आइए अब हम जानेंगे नेक्स्ट लिखित भाषा के बारे में। ओके, सेकंड लैंग्वेज कौन सी हमारी? लिखित भाषा या फिर रिटन लैंग्वेज। मौखिक भाषा के लिखित रूप को ही लिखित भाषा कहते हैं। अर्थात जब अपने विचारों का आदान प्रदान बोलने की बजाय लिखकर करें तब वो कौन सी भाषा कहलाती है? लिखित भाषा। थर्ड
सांकेतिक भाषा या म्यूट लैंग्वेज। जब हम अपने मन के भावों विचारों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। अर्थात जब आप अपने मन के विचारों को न बोलकर प्रकट करें न लिख कर प्रकट करें, केवल किसके माध्यम से प्रकट करें, संकेतों के माध्यम से, ठीक है, तो वो कौन सी भाषा कहलाएगी, सांकेतिक भाषा। लेकिन एक बात याद रखेंगे, व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि सांकेतिक भाषा के जो संकेत होते हैं वो सभी के लिए एक समान या स्पष्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब कक्षा में कोई अध्यापक किसी एक स्टूडेंट से बोलती है की तरफ इशारा करती है कि खड़े हो जाओ, तो उसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ने किसको बोला है खड़े होने के लिए। लेकिन अगर एक शिक्षक एक किसी पर्टिकुलर बच्चे का नेम लेकर बोलती है कि राहुल खड़े हो जाओ, तो राहुल तुरंत खड़ा हो जाता है। ओके, तो आपने क्या जाना, अगर हमने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम लिया तो वो तुरंत खड़ा हो गया। अगर नाम नहीं लिया तो वो बच्चा जिसको मैम खड़ा करने के लिए बोल रही थी और उसके पड़ोस में जो बच्चे बैठे थे वो सभी क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए कि मैम ने किसको खड़े होने के लिए बोला है। इसलिए सांकेतिक भाषा स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए इसका अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। तो हमने अभी क्या जाना, भाषा क्या होती है, भाषा के कितने प्रकार हैं। हमने प्रकार में कौन कौन से प्रकार पढ़े, मौखिक भाषा, देन लिखित भाषा, देन सांकेतिक भाषा। हम जानते हैं मौखिक भाषा के उदाहरण। मौखिक भाषा के उदाहरण कौन कौन से होते हैं, भाषण देना, आपस में बातचीत करना, ठीक है, विचारों का आदान प्रदान करना। ओके, नेक्स्ट, लिखित भाषा के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं, पत्र लिखना, कहानी लिखना, कविता लिखना और उपन्यास लिखना आदि। और सांकेतिक भाषा के किसी को की तरफ हाथ बढ़ाकर इशारा करना, प्रणाम करना, या फिर ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं आपने देखा हो, ट्रैफिक पुलिस जो होता है वो इशारों के माध्यम से तो हमें संकेत देता है, इधर आइए, इधर मत जाइए। ओके, नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे भारत की भाषाएं, लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ओके, हमारे देश के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे उत्तर भारत में हिंदी, पंजाबी, पश्चिम में मराठी, गुजराती, दक्षिण में तमिल, तेलुगु, पूर्व में बंगला, उड़िया, उत्तर पूर्व में असमिया, मणिपुरी आदि। हमने क्या जाना, जो हमारे भारत है उसमें विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। आपको बताया हमारे देश भारत में विभिन्न भाषाओं के भाषाभाषी लोग रहते हैं यहाँ पर, है ना, और उन सभी की भाषाएं और बोली क्या है, बिल्कुल अलग अलग हैं। जैसे कि हमने जाना उत्तर भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, हिंदी, पंजाबी। ओके, पश्चिम में कौन सी बोली जाती है, मराठी और गुजराती, दक्षिण में तमिल और तेलुगु, पूर्व में बंगला और उड़िया भाषा बोली जाती है, उत्तर पूर्व में असमिया और मणिपुरी भाषा बोली जाती है। ओके, नेक्स्ट, अब हम जानेंगे बोली के बारे में। बोली क्या होती है, बोली किसी भाषा के विस्तृत क्षेत्र के विशाल होने के कारण उसके स्थानीय रूप का जन्म होता है। भाषा के इस स्थानीय रूप को ही बोली कहा जाता है। अर्थात बोली किसी क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त मौखिक भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। ठीक है, इसका कोई लिखित रूप उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट, बोली का नाम प्राय स्थान के नाम पर रखा जाता है। जो हमारी बोलियां होती हैं वो उसी स्थान के नाम पर मोस्टली रखी जाती हैं। जैसे भोजपुरी, ब्रज, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी। हमें इन नामों से क्या पता चल रहा है, भोजपुरी कहाँ की है, भोजपुर की, ब्रज मथुरा की, हरियाणवी हरियाणा की, छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़। आप इसके नाम से ही पहचान सकते हैं कि किस क्षेत्र विशेष की बोली है। ठीक है, इसमें नाम इसी का ऐड हुआ होता है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रभाषा मीन्स नेशनल लैंग्वेज। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारा देश भारत कैसा राष्ट्र है, एक स्वतंत्र, जो कि कब स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे देश भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, ऐसे स्टेट्स हैं, उनमें हिंदी भाषा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा क्या हुई, हिंदी। हिंदी भाषा हमारे देश के बड़े भूभाग में बोली जाती है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज हमारे देश भारत के राज्यों में बोली जाती है वो कौन सी लैंग्वेज है, वो हिंदी, इसीलिए इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली भारत के प्रमुख हिंदी भाषी राज्य हैं। तो हमने क्या जाना कि हमारे देश भारत के प्रमुख हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। ठीक है, इन सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषा, इसीलिए इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मातृभाषा मीन्स मदर टंग। ठीक है, मदर टंग मतलब मातृभाषा मीन्स ऐसी भाषा जो हमें स्टार्टिंग से अपनी फैमिली के द्वारा या परिवार के आस पड़ोस में बोले जाने वाले लोगों के द्वारा सिखाई जाती है।
जो भाषा हम अपनी माता व अपने परिवार से सीखते हैं उसे ही मातृभाषा कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं जब आप बहुत छोटे होते हैं, स्टार्टिंग में आप स्कूल थोड़ी आते हैं, सबसे पहले आप कहाँ पर रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। घर में रहकर अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, है ना, अपने माताजी पिताजी के साथ अपने रिश्तेदारों में जाते हैं। तो जो भाषा आप एक दूसरे को देख कर सुनकर बोलना सीखते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, मातृभाषा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राजभाषा। जिस भाषा का प्रयोग राज्य के सरकारी कामकाज में किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। मीन्स हम सरकारी कामकाज में जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, हमारी राजभाषा। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा को ध्वनियों के माध्यम से बोला जाता है। भाषा को किसके माध्यम से बोला जाता है? ध्वनियों के माध्यम से बोला जाता है। अर्थात अगर आप कोई साउंड ही क्रिएट नहीं होगी तो क्या आपकी कोई बात समझ पाएगा? नहीं। आपको कुछ भी बोलना होगा तो वो आप किस तरह से बोलेंगे? अपने विचारों को ध्वनि के माध्यम से प्रकट करेंगे, तभी तो दूसरा व्यक्ति उस ध्वनि को सुनकर उत्तर देता है। ओके, नेक्स्ट। भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए इन ध्वनियों के कुछ संकेत चिन्ह निश्चित किए जाते हैं जो वर्ण कहलाते हैं। अब जब आप भाषा को लिखित रूप में लिखेंगे तो आपको कुछ वर्णों की आवश्यकता होती है ना, और कुछ ध्वनि चिन्हों की आवश्यकता होती है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा लेखन के लिए इन संकेत चिन्हों व वर्णों को लिखने की एक व्यवस्था निर्धारित की गई है। मीन्स जब आप भाषा लेखन का कार्य करते हैं तो जो संकेत चिन्ह और वर्ण है उनको लिखने की एक व्यवस्था निर्धारित कर दी गई है कि आपको किस तरह से किसको कहाँ पर यूज करना है। इस व्यवस्था को ही हम क्या कहेंगे? लिपि कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम जानेंगे लिपि की परिभाषा। लिपि की परिभाषा। किसी भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अर्थात आप जिस भाषा को लिख रहे हैं उस भाषा को लिखने की विधि ही क्या कहलाएगी? लिपि कहलाएगी। हमने क्या जाना? भारत की विभिन्न भाषाओं के बारे में, बोली के बारे में, देन लिपि के बारे में। अब हम बात करेंगे विभिन्न देशों की विभिन्न भाषा होती हैं, उसी प्रकार उन विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लिपियाँ होती हैं। ठीक है, आइए जानते हैं विभिन्न भाषा उनकी लिपियों के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं हमारा देश भारत में या फिर संसार में बहुत सारे देश हैं और हर देश की अपनी अलग अलग भाषा होती है। उस हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। ओके, अब हम लिपियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हिंदी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। उर्दू भाषा की फारसी। नेक्स्ट, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। पंजाबी भाषा की गुरुमुखी। मराठी भाषा की देवनागरी। जैसे कि आपने अभी देखा यहाँ पर कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपियाँ एक जैसी हैं। कौन कौन सी भाषाएं? हिंदी भाषा की लिपि, संस्कृत भाषा की और मराठी भाषा, इन तीनों की लिपि सेम है। कौन सी है? देवनागरी। हमारे विभिन्न देशों की भाषाएं अलग हो सकती हैं लेकिन कुछ भाषाओं की लिपि एक समान हो सकती हैं। ओके, अब हम जानेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण ये ग्रामर। ठीक है, व्याकरण क्या है? व्याकरण वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व पढ़ने के लिए जिस हमें शास्त्र की आवश्यकता होती है वही हमारा क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। आइए जानते हैं। भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना व्याकरण के माध्यम से ही सीखा जा सकता है। अर्थात भाषा को यदि आप शुद्ध रूप से बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो आपको किसका ज्ञान होना आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण से ही भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप का ज्ञान होता है। हमें किसी भी सेंटेंस के शुद्ध होने का पता किससे चलेगा? व्याकरण से ही पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूँ राम गाना गाती है, क्या ये शुद्ध वाक्य है? नहीं। हमें किससे पता चला? व्याकरण के ज्ञान से कि राम गाना गाती है अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? राम गाना गाता है। क्यों? क्योंकि राम एक पुल्लिंग है, उसके साथ गाती नहीं गाता है आएगा। ये ज्ञान हमें व्याकरण से ही प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं व्याकरण की परिभाषा। किसी भाषा के प्रयोग की नियमावली को व्याकरण कहते हैं। ओके, मतलब व्याकरण किसे कहेंगे? भाषा के प्रयोग की नियमावली को ही व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि आप यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं उसमें, ठीक है, देखते हैं। किरण ने रवि से कहा बाहर वर्षा हो रहा है, मैं खेलने नहीं जाऊंगा। यहाँ पर कौन किससे बोल रहा है? किरण। किरण एक लड़की है, रवि एक लड़का है। किरण ने रवि से कहा बाहर वर्षा हो रहा है, तो इसमें क्या गलती है? किरण ने कहा है रवि से कि बाहर वर्षा हो रहा है नहीं, रही है आएगा यहाँ। मैं खेलने नहीं जाऊंगा। जब किरण रवि से कहेगी तो वो उसके लिए जाऊंगा लगाएंगे या जाऊंगी लगाएंगे। किरण एक लड़की है तो उसके साथ मैं खेलने नहीं जाऊंगी लगेगा। उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें कर्ता कौन है? स्त्रीलिंग है, ने अशुद्ध क्रिया तथा लिंग का प्रयोग किया है।
तो इसलिए हम इसको शुद्ध वाक्य करेंगे तो क्या बनेगा, किरण ने रवि से कहा बाहर वर्षा हो रही है, मैं खेलने नहीं जाऊंगी, क्योंकि किरण एक स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे व्याकरण के अंग मीन्स पार्ट्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, जिस प्रकार व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, इसी प्रकार में व्याकरण के अंगों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। आइए जान लें। उससे पहले हमें ये जानना भी जरूरी है कि व्याकरण और भाषा का आपस में कैसा संबंध है। व्याकरण और भाषा का आपस में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि भाषा और व्याकरण का एक दूसरे के बिना कोई महत्व नहीं है। यदि भाषा ही नहीं होगी तो व्याकरण के ज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और अगर व्याकरण नहीं होगी तो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं व्याकरण का संबंध भाषा से है। किसी भाषा को सीखने के लिए उसकी विभिन्न इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। भाषा की मूल इकाई को वर्ण कहते हैं। तो हमने क्या जाना, भाषा की मूल इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्णों से शब्द तथा शब्दों से वाक्य का निर्माण होता है। अर्थात जो हमारे वर्ण होते हैं, वर्ण कौन कौन से होते हैं हमारे, क ख ग, जो हमारे वर्णमाला में वर्ण होते हैं सभी, उन्हीं वर्णों से हमारे किसका निर्माण होता है, शब्दों। और अगर हम उन शब्दों को मिला दें तो किसका निर्माण हो गया, वाक्य का निर्माण। इसलिए आधार कौन हुआ, हमारे वर्ण हुए, क्योंकि वर्ण शब्द बनाते हैं और शब्द से ही हमारे वाक्य बनते हैं। इस प्रकार व्याकरण के कितने अंग माने गए, 3 अंग माने गए। फर्स्ट वर्ण विचार, सेकंड शब्द विचार, थर्ड वाक्य विचार। ओके, हमने कितने अंग पढ़े, 3 अंग पढ़े, वर्ण विचार, शब्द विचार एंड वाक्य विचार। ये अब इनको डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट वन इज वर्ण विचार, फोनोलॉजी। इसके अंतर्गत वर्णों के ध्वनि चिन्ह, उनके भेद तथा उच्चारण आदि का विचार किया जाता है। अर्थात वर्ण विचार में हमने किसके बारे में अध्ययन किया, ध्वनि चिन्हों का, उनके भेदों का और उनके उच्चारण के विषय में विचार करते हैं। नेक्स्ट, शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों की रचना, उनके भेद तथा प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। इसके अंदर किसके पर अध्ययन किया जाता है, शब्दों की रचना, उनके भेद और प्रयोग पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट, वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य के अंग, उसके भेद आदि पर विचार किया जाता है। इसके अंदर किसका अध्ययन किया हमने, वाक्य के अंग और उसके भेदों के ऊपर विचार किया जाता है। तो हमने क्या जाना, वर्ण विचार के अंतर्गत हम वर्ण की ध्वनि चिन्हों, भेद और उच्चारण का अध्ययन करते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों की रचना, उनके भेद और प्रयोग का अध्ययन करते हैं। थर्ड, वाक्य विचार में हमने क्या जाना, वाक्य के अंग और उनके भेद का अध्ययन करते हैं। वर्ण विचार में वर्ण आते हैं, फॉर एग्जाम्पल क ख ग घ। ओके, नेक्स्ट, शब्द विचार में शब्द आते हैं जो 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाने से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल क प्लस म प्लस ल इक्वल्स टू कमल। ठीक है, यदि आप वर्णों को नहीं जोड़ेंगे तो शब्द का निर्माण नहीं होगा। उसी प्रकार यदि आप शब्दों को नहीं जोड़ेंगे तो वाक्य का निर्माण नहीं होगा। वाक्य का उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, मोहन बहुत तेज दौड़ता है। यह हमारा क्या है, वाक्य है। ओके, तो आइए हमने इस चैप्टर में क्या जाना था। सबसे पहले भाषा क्या होती है, मन के भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन या माध्यम होती है। देन हमने जाना था भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा एंड सांकेतिक भाषा। लेकिन व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि वो सभी के लिए एक समान नहीं होती है, ना ही वो क्लियर हो पाती है। नेक्स्ट हमने जाना भारत की विभिन्न भाषाओं के बारे में। देन भारत की बोली और लिपि के बारे में। हमने जाना था व्याकरण क्या होती है और व्याकरण के कितने अंग हैं और उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, और व्याकरण का ज्ञान हमारे लिए क्यों आवश्यक था। भाषा के शुद्ध रूप को जानने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आया हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।